हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग विकी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनमीत सिंह। और आज मैं आपके सामने लेके आऊं एक नया सब्जेक्ट आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आज के हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं डेफिनेशंस ऑफ रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड सीओपी, और कुछ डिफरेंसेस बिटवीन हीट पंप, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक छोटा सा प्रूफ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और छोटे छोटे इंटरव्यूज में भी। सो लेट्स। अभी हमारे सामने पहली डेफिनेशन है रेफ्रिजरेशन की। तो देखते हैं रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन क्या है। एक बार मैं पढ़ूंगा और उसके बाद समझाऊंगा कि वो चीज है क्या। रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन बेसिकली कुछ इस तरह से है। इट इज डिफाइंड एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द कन्फाइंड स्पेस एंड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। द मेन फंक्शन ऑफ सच सिस्टम इज टू मेंटेन द टेम्परेचर लोअर देन द एम्बिएंट टेम्परेचर। तो बेसिक फंडा इसका रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कुछ इस तरह से है कि जो एक हीट होती है हम उसको अब्सॉर्ब करते हैं कहाँ से, कन्फाइंड स्पेस में से, और उसको हम लोग रिलीज कर देते हैं एटमोसफियर के अंदर। ठीक है। अब इसका एक बेसिक एग्जांपल रहते हैं। घर में जो हमारे फ्रिज होता है उसका आप एक एग्जांपल ले सकते हो। उसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्रिंक्स और बहुत कुछ चीजें रखते हैं स्टोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चीज हमारी फ्रेश रहे। ठीक है। अब रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या करता है, उन सारे सब्सटेंस में से वो हीट लेता है। तो हमने क्या किया, उस कन्फाइंड स्पेस में से हमने हीट ली और रिलीज कर दी एटमॉस्फेयर के अंदर। इसके लिए जब भी हम फ्रिज के कंपार्टमेंट के पीछे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, हमको वहां पे हीट महसूस होती है, वहां पे हमको गर्माहट फील होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग हीट को रिलीज कर रहे हैं। अब उसका मेन फंक्शन क्या है? तो इसका ये मेन फंक्शन है कि वो जो है हमारा टेम्परेचर मेंटेन करता है एम्बिएंट टेम्परेचर से कम लेवल पे। ठीक है। अब इसकी नीड क्या है, अब वो समझते हैं कि अगर जो भी हमने चीज रखी है फ्रिज के अंदर उसका टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जितना रहेगा तो क्या उसका कोई मतलब है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे मेंटेन रह सकती है तो हम लोग उसको बाहर क्यों नहीं रख सकते? बाहर हम इसके लिए नहीं रखते क्योंकि वो वहां पे जाके स्टील हो जाती है, खराब हो जाती है वहां पे। इसके लिए हम उसको लोअर टेम्परेचर पे रखते हैं, और वही बेसिकली रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मेन फंक्शन होता है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी और उसकी वैलिडिटी इंक्रीज होती है, एक्सटेंड होती है। अब देखते हैं एयर कंडीशनिंग का क्या डेफिनेशन है और वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम से अलग कैसे है। तो अब एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशन काफी हद तक रेफ्रिजरेशन सिस्टम से सेम है, बट उसका जो फंक्शन है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम से कुछ अलग है। तो देखते हैं क्या है। It is defined as the absorption of heat from the confined space and release into the atmosphere. The main function of such system is to maintain the temperature lower than the ambient temperature and maintain humidity, velocity of air and lastly quality of air. तो बेसिक जो इसका फंडा है, जो फंडामेंटल है वो सेम ही है। ये भी क्या करता है, एक कन्फाइंड स्पेस में से हीट लेता है और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। ठीक है। अब आपको कन्फाइंड स्पेस जो लेनी है, आप एक कोई भी रूम ले सकते हो, मॉल ले सकते हो, थिएटर्स ले सकते हो, और ऐसी कोई भी जगह ले सकते हो जहाँ पे भी हम लोग एयर कंडीशनिंग लगाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। इसके लिए कहीं पर भी आप जाओगे, वहाँ पे आउटर यूनिट के बाहर खड़े रहोगे, पास में खड़े रहोगे, तो आपको क्या होगा, वहाँ पे हीट महसूस होगी, वहाँ पे आपको वहाँ पे गर्माहट फील होगी। ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन में काफ़ी चीज़ें सेम है बट काफ़ी चीज़ें अलग हैं। तो जो इसका मेन फंक्शन कुछ इस तरह से कि द मेन फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज टू मेंटेन द टेम्परेचर लोअर देन द एम्बिएंट टेम्परेचर। अब हमको अंदर कूलिंग इफेक्ट चाहिए, इसके लिए उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम होना चाहिए। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मेंटेन इसके लिए की जाती है क्योंकि आपकी जो स्किन है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, ना कभी ज़्यादा ड्राई हो जाए ना ज़्यादा कभी मॉइस्चराइज हो जाए। इसके लिए वहाँ पे ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जाता है। वेलोसिटी ऑफ एयर इसके लिए रखा जाता है, उसके अंदर मेंटेन इसके लिए किया जाता है क्योंकि एक सर्कुलेशन चलता रहे एयर का, वरना वहां पे हीट ज्यादा बढ़ती रहेगी। और उसका रिलेशन क्वालिटी ऑफ एयर के साथ भी है क्योंकि वहां पे एक जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा, तो वहां पे क्या हो रहा है, वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए सही नहीं है। इसके लिए वहां पे वेलोसिटी ऑफ एयर को भी मेंटेन किया जाता है और क्वालिटी ऑफ एयर के लिए भी, जो आपके लिए एयर सही है वहां पे उसको प्योरीफाई करके दिया जाता है। अब देखते हैं जो रिमेनिंग डेफिनेशन है सीओपी की, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सीओपी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। इट इज अ रेशियो ऑफ डिजायर्ड आउटपुट टू द वर्क इनपुट। बेसिकली थोड़ी बहुत डेफिनेशन या पूरी डेफिनेशन या आप बोल लो कि एफिशिएंसी रिलेटेड है, बट इसके अंदर हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं कि उस सिस्टम का परफॉर्मेंस कितना है। और परफॉर्मेंस को नापने के लिए इसके लिए हमको एक छोटा सा रेशियो दिया हुआ है, वो रेशियो है डिजायर्ड आउटपुट टू द वर्क इनपुट।
अब हम देखते हैं आगे तीन सिस्टम के बारे में, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हीट इंजन सिस्टम एंड हीट पंप सिस्टम, और तीनों के डिफरेंस क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं वो टर्न बाय टर्न समझेंगे, और इसके अंदर सीओपी का फॉर्मूला क्या है वो भी देखेंगे। एक सिस्टम होना चाहिए, तो ये रहा आपके सामने एक सिस्टम। देन अब इसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर रीजन होने चाहिए, कहाँ से हमको हीट लेनी है और कहाँ पे हमको हीट रिमूव करनी है। तो आपके सामने अभी टेम्परेचर आ रहे हैं, ये रहा हायर टेम्परेचर और साथ में साथ लोअर टेम्परेचर। अब इसके साथ हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी अब वो हमको दिखाना पड़ेगा। तो हीट हमारी फ्लो होती है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर के अंदर। तो ये हमने फ्लो करा है लोअर टेम्परेचर से लेके हायर टेम्परेचर के अंदर। क्यों लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर के अंदर फ्लो होती है उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। वो इसके लिए फ्लो होती है क्योंकि जो हमारा कंपार्टमेंट है, जो हमारा फ्रिज है, उसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, अब उसके अंदर हमने कोई भी चीज रखी, जैसे कि वेजिटेबल रखा, फ्रूट रखा, उसके अंदर से क्या किया, वहां से हमने हीट ली, बट उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो हमने हीट ली और एटमोस्फेयर में रिलीज करी, मतलब हाई टेम्परेचर में रिलीज करी। तो लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हम लोग गए। तो उसके लिए हमारा लोअर टेम्परेचर क्या हो गया, डिजायर्ड आउटपुट, और हायर टेम्परेचर क्या हो गया हमारे लिए, एटमोस्फियर। ठीक है, अब ऐसा कोई भी सिस्टम बनाना इम्पॉसिबल है जो हीट लोअर टेम्परेचर से लेके हायर टेम्परेचर में सप्लाई करे विदाउट एनी एक्सटर्नल लोड। ठीक है, अब हमको इसके अंदर एक्सटर्नल लोड देना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल लोड हम देते हैं कंप्रेसर के बेसिस पे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क इनपुट करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे किया वर्क इनपुट। वर्क इनपुट किया तो हमने इसके साथ ये भी देखा कि जब हम वर्क इनपुट कर रहे हैं तो हीट को कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर के लिए। तो उसके लिए हम लोग ने नोटेशन रखी QL और QH। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, QL से QH के लिए फ्लो कर रहे हैं, तो उसका कुछ डिफरेंस होगा जिसको हम बोलते हैं W नेट, और वो डिफरेंस का नाम है QH माइनस QL। अब बेसिकली हमारे सामने सारे टर्म्स भी आ चुके हैं कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है। हमने हीट को फ्लो किया लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर के अंदर, और जिसके हमने नोटेशन भी लिख दिए, QL QH भी लिख लिया, और हमने इनपुट की भी इक्वेशन बना ली QH माइनस QL। अब बचता है COP की इक्वेशन। तो अब COP की इक्वेशन सबसे इजी है अब हमारे लिए। तो उसकी इक्वेशन क्या बोलती है, डिजायर्ड आउटपुट टू द वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड आउटपुट क्या है, QL, और वर्क इनपुट क्या है, QH माइनस QL। तो ये रही आपकी इक्वेशन, COP इक्वल्स टू QL अपॉन QH माइनस QL। अब हम लोग आगे देखते हैं हीट पंप जैसे सिस्टम के बारे में। ये रहा हमारे पास सिस्टम, ये रहा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और साथ में लोअर टेम्परेचर। अब इसके अंदर फर्क क्या है, अब इसके अंदर फर्क ये है कि अब इसके अंदर जो हीट फ्लो हो रहा है वो वापस लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में फ्लो कर रहा है, बट इसके अंदर जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। अब देखते हैं कैसे। जैसे मैंने बोला लोअर टेम्परेचर से हीट लिया, हाई टेम्परेचर में दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमने एटमॉस्फेयर में से हीट ली और एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर हीट दी। अब हीट पंप के अंदर हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि अब हमको रूम के अंदर हमको हीटिंग इफेक्ट चाहिए। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट के लिए हमने किया कि हमने एटमॉस्फेयर में से हीट ली, मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अभी कम है रूम से, तो हमने वहां से हीट ली और हायर टेम्परेचर में डाल दी। तो हायर टेम्परेचर हमारे लिए क्या हो गया, डिजायर्ड आउटपुट, और लोअर टेम्परेचर हो गया हमारे लिए एटमॉस्फेयर। अब वापस वही बात आ गई कि ऐसा कोई भी सिस्टम बनाना इम्पॉसिबल है जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट फ्लो करे, और वो भी बिना एक्सटर्नल लोड के। तो हमको वापस यहाँ पे एक्सटर्नल लोड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने वर्क इनपुट किया कंप्रेसर के बेसिस पे, और उसके साथ हमने इसको नोटेशन दिए QL एंड QH, जिसके डिफरेंस को हम बोलते हैं W नेट, और वो डिफरेंस है QH माइनस QL। अब सिंपल सी बात है, अब इसकी COP की डेफिनेशन के साथ हमको इसकी इक्वेशन बनाना बहुत इजी हो गया। डिजायर्ड आउटपुट इक्वल्स टू QH और वर्क इनपुट इक्वल्स टू QH माइनस QL। तो ये रही आपकी सामने इक्वेशन, COP इक्वल्स टू QH अपॉन QH माइनस QL। अब हम आ जाते हैं हीट इंजन सिस्टम के बारे में। अब हीट इंजन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम हीट फ्लो करते हैं हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन के लिए। अब देखते हैं ये सिस्टम कैसा है। तो ये रहा हमारे सामने सिस्टम हीट इंजन। अब इस सिस्टम के अंदर टेम्परेचर रीजन तो होना ही चाहिए। तो ये रहा हायर टेम्परेचर और साथ में लोअर टेम्परेचर। अब इसके अंदर हमको क्या होता है कि वर्क आउटपुट मिलता है। अब इस सिस्टम के अंदर हमें वर्क इनपुट देने की जरूरत नहीं है, और जैसे वो इसके लिए देने के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो हमारा हीट फ्लो हो रहा है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो कर रहा है। तो देखो ये हाई टेम्परेचर से हीट आई और चली गई लोअर टेम्परेचर के अंदर।
तो इसके लिए हमको बेसिकली क्या मिल रहा है, वर्क आउटपुट। ये वर्क आउटपुट मिला। अब बेसिकली जैसे हमने हाई टेम्परेचर को हर बार QH का नाम दिया है और लोअर टेम्परेचर को QL का नाम दिया है, तो ये रहा QH एंड QL। अब इसका हमारी इक्वेशन होगी W नेट की, तो W नेट की इक्वेशन सेम होगी QH माइनस QL। अब इसके अंदर COP की इक्वेशन नहीं आती, इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन आती है एफिशिएंसी की, और एफिशिएंसी की इक्वेशन क्या बोलती है हमें कि आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, वर्क आउटपुट मिल रहा है। ध्यान रखना इसमें हमको वर्क आउटपुट मिल रहा है, इसलिए QH माइनस QL क्या आएगा, ऊपर की साइड। ठीक है, तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होगी हमारे लिए, एफिशिएंसी इक्वल्स टू QH माइनस QL अपॉन QH। अब हमको एक चीज प्रूव कर रही है कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1। अब उसके हम लोग पहले बेसिकली इक्वेशन देखते हैं और +1 के साथ रख के देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारी हीट पंप की इक्वेशन क्या थी, QH अपॉन QH माइनस QL इक्वल्स टू QL अपॉन QH माइनस QL प्लस 1। ठीक है, हमने इक्वेशन यहाँ पे रख दी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, QH माइनस QL भी ऊपर आ जाएगा और होल अपॉन QH माइनस QL आ जाएगा। तो देखो कैसे होगा ये, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा सेम है, QH अपॉन QH माइनस QL इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या किया हमने, एलसीएम लिया, इसके लिए QH माइनस QL इक्वेशन भी ऊपर आ गई और होल अपॉन QH माइनस QL आ गया। अब यहाँ पे आप देखो कि QL की साइन क्या है, पॉजिटिव है, और इस साइड क्या है, नेगेटिव है। इसके लिए यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, QL कैंसल आउट हो गया, और उसके बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन बचती है QH अपॉन QH माइनस QL इक्वल्स टू QH अपॉन QH माइनस QL। Hence LHS equals to RHS proved. Hence proved. So guys, जैसे मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग के अंदर ही कि हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में लेंगे जो हर सेमेस्टर में भी पूछा जाता है और छोटे छोटे इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री के अंदर रेफ्रिजरेशन का क्या यूज है और क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो देखते हैं। आंसर इज टू कीप द फूड एंड ड्रिंक्स फ्रेश, रेफ्रिजरेशन इज यूज्ड। मतलब कोई भी फूड एंड ड्रिंक्स जो भी है, हम उनको फ्रेश रखने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज करते हैं। और बाय यूजिंग रेफ्रिजरेशन वी कैन एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ गेटिंग फ्रेश फूड्स लाइक मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। जैसे कि अभी हमने रेफ्रिजरेशन की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने ये देखा था कि जब हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज करते हैं, उसके अंदर से हीट रिमूव करके एटमोसफेयर में रिलीज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो फूड है जैसे कि मीट है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, उसकी लाइफ बढ़ रही है। वरना अगर हम एटमोसफेयर में बाहर रख देते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर पे तो जल्दी खराब हो जाता है, स्टील हो जाता है। अब हम लोग अगर फ्रीजिंग टेक्निक का यूज करें, रेफ्रिजरेशन के अंदर एक फ्रीजिंग टेक्निक होती है, अगर हम लोग उसका यूज करें तो जो वैलिडिटी ऑफ फूड एंड बेवरेजेस होती है हम उसको क्या कर सकते हैं, सेवरल डेज के लिए बढ़ा सकते हैं, सेवरल वीक्स के लिए बढ़ा सकते हैं और सेवरल मंथ्स के लिए बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने पैक्ड फूड्स देखे होंगे, मकेन्स, ये जैसे कोई भी ड्रिंक्स आती है, कोई भी चीज ले लो, उसके अंदर क्या होता है कि उनको बहुत हाई फ्रोजन एरिया में रखा जाता है जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। इसकी वजह से उनकी जो वैलिडिटी होती है वो काफी टाइम तक चलती है, काफी महीनों तक चलती है। एग्जाम्पल फ्रोजन फूड, जैसे मैंने अभी बात करी, मकेन्स के जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं वैसे। अब एक चीज नोट करने जैसी, वो क्या है, in many food industries which use transportation medium to circulate their product, they uses non-cyclic type of refrigeration system। जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल ले लो कि आइसक्रीम जो हमारी दुकान तक पहुंचती है वो भी कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम से पहुंचती है, उसके अंदर जो छोटे स्केल पे हैं वो लोग यूज करते हैं नॉन साइक्लिक टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन मीडियम का। ये एक हिंट है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। सो गाइस, लर्न एंड हेल्प अदर्स एंड स्टे गोल्डन। और आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप नहीं चाहते कि आप मेरे कोई भी वीडियो मिस करें तो साइड में घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी इस लेक्चर से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी अवेलेबल होगी, तो आप उस पर भी आके मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है आगे कोई भी वीडियोस के बारे में, और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई दूसरे सब्जेक्ट पे भी वीडियोस बनाएं तो आप वो भी हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय।